अभी हम सीखने वाले हैं कि पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, इसमें क्या सीखना है? इसमें सीखना है कि हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आकार अगर हमको बनाना है तो उसको पहले बिंदु के द्वारा दिखाएंगे, प्रारंभिक आकार। तो प्रारंभिक आकार कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या है दो है, ठीक है, दो एक संख्या है, तो दो को हम दो बिंदु से दिखा दिए और दोनों बिंदु को जब मिला दीजिएगा तो एक क्या बनेगा, ये एक रेखा बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि बिंदुओं के द्वारा पहले दिखाएंगे। अगर ये है चार रेखाओं, चार संख्या एक है, चार है, तो चार को इस तरह से हमने लिखा, तो इसके बिंदुओं को मिलाएगा तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। एक एक बराबर दूरी में रखना है हमें। ठीक है, इसी तरह से हमको देखना है। आगे क्या है, जो आकार हम लेंगे वो है हमको क्या क्या आकार लेना है, एक रेखा लेना है, एक आयत लेना है, एक वर्ग लेना है और एक त्रिभुज लेना है। तो आपको पता होगा सबके बारे में। रेखा में क्या होता है, एक लाइन खींचा जाता है, सिर्फ एक रेखा हो गया, रेखा हो गया। आयत क्या हुआ, आयत में क्या होता है कि दो जो इसके लाइन रेखा होते हैं, अपोजिट रेखा, वो बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, चार जो भुजा होता है इसका, चारों भुजा बराबर होता है। त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, ऐसे ये त्रिभुज हो गया। तो ये इन सभी चीज़ों को हम लोग बनाएंगे किसके माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से बनाएंगे। किसी भी संख्या को लेंगे उसके बिंदुओं से हम क्या क्या बना सकते हैं ये देखना है अभी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जितना भी संख्या है उसको एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप पाँच ले लिए, तो पाँच को एक दो तीन चार पाँच, पाँच को इस लाइन में मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, रेखा बन जाएगा। अगर दो लिए, एक दो, तो इसको मिला दिया तो रेखा बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर तीन लिए, एक दो तीन, तो क्या होगा कि तीन तीन को मिलाइएगा तो ये भी एक रेखा बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक रेखा जो है वो प्रत्येक संख्या से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जितना भी संख्या है, कोई भी संख्या का आप बिंदु लीजिए, उससे आप रेखा बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, संख्या को दो इस प्रकार दिखाया, दो एगो संख्या है उसको इस तरह से दिखाया गया है, इसमें आप मिला दीजिएगा तो एक रेखा बन जाएगा। तीन एगो संख्या है उसको दिखाया गया इस तरह से, इसको मिला दिएगा तो रेखा बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए कुछ संख्या है जो जिसको आयत की तरह दिखाया जा सकता है, आयत के रूप में दिखाया जा सकता है। छः है, मान लीजिए कि छः है। ठीक है, छः में हम कितना बिंदु रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये संख्या इसको मिलाइएगा तो एक रेखा बन जाएगा। लेकिन इससे आयत भी बनाया जा सकता है, कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक दो ऐसे मिला दीजिएगा इसको तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो छः जो संख्या है उससे आयत भी बनाया जा सकता है। तो कुछ कुछ संख्या जिससे आयत बनाया जा सकता है, किसी से नहीं बनाया जा सकता है, तो वही चीज़ देखना है हम लोग को अच्छे से अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण क्या दिया गया है। कुछ संख्याओं में जैसे चार और नौ वर्गों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। देखिए चार को वर्ग के रूप में दर्शाया गया है। तो अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी दो बिंदुओं को रखिएगा किसी संख्या के, मतलब जैसे चार है, चार बिंदुओं को रखा गया है, तो चारों बिंदु का दूरी एक बिंदु से कितना होना, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मिला दीजिएगा चारों बिंदु को तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। उसी तरह से नौ को देखिए इस तरह से मिला दीजिएगा बाहर वाला सारे बिंदु को, तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। तो चार, तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि चार और नौ को वर्ग के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए तीन, तीन को त्रिभुज के रूप में भी दिखाया गया है इस तरह से। छः को भी त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिए कि त्रिभुज दो भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए। नीचे से प्रारंभ करते हुए पंक्तियों को बिंदुओं की संख्या चार तीन दो एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना क्या है कि देखिए अगर छः को हमने लिया है, ठीक है, तो छः को लिया है तो नीचे कितना होना चाहिए नीचे सबसे ज़्यादा संख्या होना चाहिए, जैसे कि तीन होना चाहिए, फिर दो, फिर एक। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बनेगा। जैसी होनी चाहिए, सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक बिंदु होना चाहिए। त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं तो सबसे ऊपर का जो पंक्ति होगा, ये वाला पंक्ति, इसमें सिर्फ एक बिंदु होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण है दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप हल करके बताइए कि क्या ऐसा होगा क्या। इसमें क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि संख्या दो से हम क्या क्या बना सकते हैं, रेखा बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। इसमें उदाहरण ये बनाया गया है, आयत नहीं बनाया जा सकता है। दो है, इसको दो मिलाएंगे तो खाली रेखा बनेगा, आयत तो बनेगा नहीं, वर्ग भी नहीं बनाया जा सकता, त्रिभुज भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है,
अब संख्या 3 है, 3 से आप क्या क्या बना सकते हैं, रेखा बना सकते हैं, फिर क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए, इसमें हाँ है रेखा में, आयत है तो नहीं है, गलत। वर्ग नहीं बनाया जा सकता इसलिए नहीं है। इसमें त्रिभुज बनाया सकता हाँ है। उसी तरह से संख्या 4 को लेना है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। संख्या 4 को अगर लेंगे तो 4 से क्या क्या बनाया जा सकता है, 1 2 3 4। पहला चीज रेखा बनाया जा सकता है, हाँ बन गया, 1 2 3 4। इससे क्या बनाया जा सकता है, आपको सारे बिंदुओं को बराबर दूरी में रखना है। तो 1 2 3 4, इससे आयत बनाया जा सकता है, वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा सा नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्ग बनाया जा सकता है। तो आयत बनाया जा सकता है, वर्ग भी बनाया जा सकता है, आयत भी बनाया जा सकता है, त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें क्या कीजिएगा कि दो बिंदुओं का दूरी इतना दूर दूर रख दीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि ये आयत बन जाएगा। तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो सोचिए कि 4 बिंदु से क्या क्या बनाया जा सकता है, रेखा बनाया जा सकता है, आयत बनाया जा सकता है, वर्ग बनाया जा सकता है। उसी तरह से अगला उदाहरण क्या है, 5 बिंदु लेना है आपको। ठीक है, 5 बिंदु से क्या क्या बनाया जा सकता है, आप सोच के देखिए 5 बिंदु से क्या क्या बना सकते हैं। पहला चीज तो रेखा तो सब चीज़ों से बनाया जा सकता है, एक, ठीक है, 2 3 4 5, 5 से बनाया तो रेखा बन गया। आयत बनाया जा सकता है क्या, करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं बनेगा आयत। ठीक है, यहीं तक रहेगा, ऐसे जाएगा। तो आयत नहीं बनाया जा सकता है ना, वर्ग बनाया जा सकता है। तो रेखा बनाया जा सकता है, आयत नहीं बनाया जा सकता है, वर्ग नहीं बनाया जा सकता है, त्रिभुज भी नहीं बनाया जा सकता है। उसी तरह से 6 को रख के देखना है आपको, 6 बिंदु को रखना है, 6 बिंदुओं को। तो 6 बिंदुओं से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो वो देखना है आपको। तो जैसे कि 6 है, ठीक है, 1 2, इसको हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसे आयत बन गया, 1 2 3 4 5 6, रेखा बन गया। और कुछ बनाया जा सकता है, त्रिभुज भी बनाया जा सकता है, 1 2 3 1 2 1, त्रिभुज बन गया इससे। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, रेखा बनेगा हाँ बनेगा, आयत बनेगा हाँ बनेगा, वर्ग बनाया जा सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6, नहीं, वर्ग नहीं बनाया जा सकता, हमेशा आयत बनेगा। तो क्या बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, त्रिभुज बनेगा। उसी तरह से 7 लेना है, 8 लेना है, इस तरह से आपको चेक करके देखना है कि बनाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये घर में करके देख लीजिएगा। यहाँ पे सवाल है कि कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती है। कौन सा ऐसा संख्या है जो केवल रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है। पहला तो 2 है, 2 के बाद कौन है, 5 है, 5 के बाद कौन है, 7 होगा। तो ये सब चीज़ों को किसके रूप में दिखाया जा सकता है, सिर्फ रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है। कौन सी संख्याएं हैं वर्गों के रूप में दर्शाए जा सकते हैं, कौन सी संख्या है, 4 है, 4 को वर्ग के रूप में दर्शाया जा सकता है, 4 हो जाएगा। 6 को दर्शाया नहीं, 5 7 को नहीं, 8 को देखते हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको रेखा के रूप में, वर्ग के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर करते हैं, देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 8 को नहीं दिखाया जा सकता, किसको दर्शाया जा सकता है, 9 को दर्शाया जा सकता है रेखा के रूप में। ठीक है, वर्ग के रूप में। तो किसको किसको, तो इसी तरह से आपको उदाहरण बना के लिखना है। ठीक है, प्रथम 7 त्रिभुजाकार रेखाओं संख्याओं के लिए लिखिए। तो आपको ये सब लिखना है कि प्रथम में सबसे पहला तो हो जाएगा 3, 3 से त्रिभुज बनना शुरू होता है, 4 से बनता है, नहीं बनता है, 5 से बनता है, नहीं, 6 से बनता है, 1 2 3 1 2 1। तो लिखना है, तो पहला क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 6 हो गया, यहाँ देखिए लिखा गया है। उस तरह से आपको चेक करके देखना है। ठीक है कुछ संख्याओं को 2 आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणतः देखिए, कुछ कुछ ऐसा संख्या होता है जिसको 2 आयत के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। जैसे कि देखिए 12 है, 12 को हम किस तरह से लिखे, इधर 4 रख दिए, इधर फिर इधर 3 रख दिए, तो इस तरह से एक आयत बन गया। उसी तरह से हम क्या किए, एक लाइन में 6 रख दिए, ठीक है, तो ये भी एक आयत बन गया। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसी भी संख्या है जिसको 2 आयत के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। तो आपसे सवाल पूछा है कि ऐसा कितना उदाहरण, 5 उदाहरण लिखना है आपको इस तरह से, जिसको 2 आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिरूपों को देखना। प्रतिरूपों को देखने से आपको सरलीकरण प्रक्रियाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसा है क्या, देखते हैं।
तो देखिए निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। एक क्या है, 117 जोड़ 9 है, ये हमको जोड़ना है, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने क्या किया, 117 को लिख दिया वैसे ही, 9 को लिख दिया 10 माइनस 1, ठीक है। अब हम जानते हैं जोड़ना रहे या फिर घटाना रहे तो पहला नंबर में हम ये काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर में घटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो 117 में 10 जोड़ना आसानी होगा तो 127 हो गया। अब एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। उसी तरह से 117 है, फिर 9 घटा रहे हैं, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, 117 में 10 घटाएंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 107, इसको 10 क्या किया, 10 घटा दिए, इस पर 107 हुआ, 1 जोड़ देते 108 आ गया, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं किया जा सकता है, पहले जोड़ा जा सकता है, ठीक है, पहले जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जोड़ और घटाव ही सिर्फ रहे तो पहले जोड़िए या घटाइए, बात बराबर होता है। लेकिन अगर गुना है, साथ में अगर भाग है, तब यहाँ पे इन दोनों को देखा जाएगा, तब पहले जोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण में क्या है, यहाँ देखिए 117 में 99 जोड़ रहे हैं, 99 जोड़ना है तो हम क्या किए, 99 को 100 माइनस 1 के रूप में लिख दिए, 100 घटाए। अब 117 में 127 200 क्या हो गया, 217 हो गया, 100 जोड़ दिए तो, अब 100 घटा दिए तो 216 हो गया। इसी तरह से देखिए क्या यह प्रतिरूप 9, 99, 100, 999 प्रकार की संख्याओं को जोड़ने या घटाने में आपकी सहायता करता है? हाँ बिल्कुल करता है। इस तरह की संख्याएं रहती है उसको हमको जोड़ने या घटाने में सहायता कर रहा है। आराम से इसको हम बांट दे रहे हैं 2 भागों में, देख रहे हैं। यहाँ एक और प्रतिरूप दिया जा रहा है, 84 गुने 9। तो 84 है, इसमें क्या किया हम, 9 को किस तरह से लिख दिए, 10 घटाओ 1 लिख दिए। अब इसको करना क्या है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 84 गुने 10, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, घटाओ 84, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 घटाओ 84, ठीक है। इस तरह से हम बांट देंगे, ठीक है। यहाँ भी इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 840 घटाओ 80, ठीक है, फिर कितना होगा इसमें, घटाओ 4, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसमें से अब कितना घटाना होगा आपको, इसमें से 80 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, लेकिन लिखने पे आसानी से नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको 840 माइनस 100 जोड़ 16, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें से 100 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको, 740 बचेगा। 740 में फिर 16 जोड़ दीजिए तो आपको इस तरह से आसानी होगा, ठीक है। फिर देखिए 84 गुना 99, इसको इस तरह से लिखा गया है, 84 गुना 999, इसको इस तरह से लिखा गया है। क्या आपको किसी संख्या को 999 999 के रूप प्रकार की संख्याओं को गुना करने में एक संक्षिप्त विधि प्राप्त होती है? बिल्कुल होती है। ऐसी संक्षिप्त विधियां आपको अनेक प्रश्न मस्तिष्क में ही हल करने की सहायता। तो अगर ऐसा संक्षिप्त विधि आपको मालूम रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, मस्तिष्क में ही बहुत सारी समस्याओं का हल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी में 100 जोड़ना, किसी से 100 घटाना, गुना करना, ये बहुत आसान है, 100 10 ये सब, ठीक है, वो सब करना आसान होता है, इसलिए आप दिमाग में कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप आपको किसी संख्या को 5 या 25 या 125 से गुना करने की एक आकर्षक विधि बताता है। अब देखिए 96 है, आपको 5 से गुना करना है, तो ये गुना करना आपको बहुत कठिन लग रहा होगा। अब क्या कीजिए, 5 को आप लिख दीजिए 10/2 के रूप में, ठीक है। 10/2 के रूप में लिखे तो अब ऊपर वाला गुना हो गया, 96 गुने 10 तो 960/2। अब 960 को 2 से भाग देना आसान है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 960, 4 दूना 8, ठीक है, 1 8 दूना 16, ठीक है। तो 480 हो गया आपका ये। इसी तरह से 96 गुने 25 है, तो 25 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 100/100 के रूप में लिखा जा सकता है। 125 को 1000 भागे 8 के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद ये गुना करने में बहुत आसान होगा, ये सब सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आने वाला प्रतिरूप क्या सुझाव दे रहा है, देखिए 64 गुना 5 करना है, तो इसको भी इस तरह से लिख दिए, 5 को लिख दिए 10/2, गुना किए 64 और 10 को, तो ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है,
आपके सामने बहुत सारा विधि है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि 2 से पहले हम 64 को भाग दे देते हैं, तो कितना आया 32 आया। 32 गुने 10 तो 320। फिर यहाँ पे देखिए 64 गुने 15 तो क्या हुआ 64 और 15 को लिख दिए 30/2। फिर क्या किया हम 64 को भाग दे दिए 2 से, ठीक है। कितना आया 32 आया। 32 गुने 30, तब क्या किया आप गुना कर दीजिए 32। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है 32 गुने 30 है ना, तो उसको लिखा जाता है 10 गुने 3, ठीक है। इसको हम 30 को हम तोड़ दिए किसके किसमें 10 और 30 3 में तोड़ दिए। अब क्या किए कि 32 गुने 10 तो 320 गुने 3। अब ये हमको गुना करना आसान हो जाएगा। 3 गुने 0 0, 3 गुना 6, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं आसानी से। इसको भी उस तरह से किया जा सकता है। तो हमारे लिए क्या हुआ गुना करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सब समझ में आता है। प्रश्नावली है 2.3। इसमें अब पहला सवाल में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो बोल रहा है कौन वाला है जो है क्रम में शून्य आपको नहीं प्राप्त होगा। देखिए 0 गुने 0 कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। 0 भागे 2 कीजिएगा तो शून्य प्राप्त होगा। इसको 10 घटाओ 10 मतलब 0/2 बराबर 0 होगा। लेकिन ये आपको क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि दो पूर्ण संख्या है, उसका गुणनफल उसको गुना किया जा रहा है तो शून्य प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है कि क्या एक संख्या शून्य हो सकता है या दोनों शून्य। तो दोनों दोनों उत्तर सही है। एक भी शून्य, मान लीजिए कि 2 गुने 0 कीजिएगा, शून्य कीजिएगा तो जीरो जीरो आएगा, शून्य आएगा। 0 गुने 0 कीजिएगा तो शून्य आएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 गुने 0 कीजिएगा तो शून्य आएगा, 0 गुने 0 कीजिएगा तो शून्य आएगा। तो इसमें यह जरूरी नहीं है एक संख्या शून्य हो सकता है, एक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो बात बराबर होगा आपका, ठीक है। तो अगला जो सवाल है क्या है, आगे का सवाल देखते हैं। आगे है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर आपसे बोला गया कि दो संख्या पूर्ण है, दोनों संख्या का गुणनफल पूर्ण है, तो दोनों संख्या पूर्ण होगा या फिर एक ही संख्या पूर्ण होना चाहिए। नहीं, दोनों संख्या एक होना चाहिए। 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 आएगा, 6 गुने 1 कीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, 5 गुने 1 कीजिएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या है यहाँ पे दोनों जो है पूर्ण एक होना चाहिए, ठीक है। अगर दो संख्या का गुणनफल 1 आ रहा है तो दोनों संख्या क्या है 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। इसी तरह से ये सब गुणनफल दिया गया है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखना है आपको। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको देखना है आपने क्या क्या चर्चा किया, तो आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिखाया गया है कि आप जो चीज़ पढ़े अभी तक सब चीज़ को समराइज किया गया है, ठीक है इसमें, ठीक है।